नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के सेकंड पेपर के लिए जो कृषि विज्ञान के वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये फ्री में PDF मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2016 में पूछा गया है। मक्का, जौ, गेहूं, धान। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गेहूं। अब देखते हैं जो अन्य तथ्य जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गेहूं के दाने में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन को गिलोटिन कहते हैं। पूछा जा सकता है कि गेहूं में जो मुख्य प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे गिलोटिन कहते हैं, जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। जो रोटी फूलती है वो किसकी मदद से फूलती है? ग्लूटेन की मदद से। कल्याण सोना, अर्जुन, HD 2009 और मैक्रोनी भी गेहूं की प्रसिद्ध किस्में हैं। साथियों आप सभी याद रखेंगे कि जो कल्याण सोना है, जो अर्जुन HD 2009 है और जो मैक्रोनी है, ये सभी क्या हैं? ये सभी गेहूं की प्रसिद्ध किस्में हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। बाजरा के लिए बीज दर है 8 किलोग्राम हेक्टेयर, 4 किलोग्राम हेक्टेयर, 12 किलोग्राम हेक्टेयर, 16 किलोग्राम हेक्टेयर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 किलोग्राम हेक्टेयर। ये 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर जो क्या है बाजरे की बीज दर होती है। बाजरा कम पानी और सूखे वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह उगता है और भारत में जो सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन होता है राजस्थान में। बाजरे में अर्गट नाम का एक मुख्य रोग होता है। तो साथियों पूछ सकता है कि जो अर्गट नाम का रोग है ये किस फसल से संबंधित है? आप कहेंगे बाजरे से, जिससे बालियों से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टपक सिंचाई विधि, कड़ विधि, छल्ला विधि, प्रवाह विधि। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका टपक सिंचाई विधि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है बालियां निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका कल्ले निकलना। देखिए प्रश्न नंबर 5, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, भूगर्भ विज्ञान, पेडोलॉजी, ईडेफोलॉजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ईडेफोलॉजी। मिट्टी के केवल उन्हीं गुणों का अध्ययन करना जो पौधों की वृद्धि से जुड़े हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उसे ईडेफोलॉजी कहलाता है। मिट्टी की उत्पत्ति और बनावट का अध्ययन पेडोलॉजी करता है। जो मिट्टी की उत्पत्ति और बनावट है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। फर्टिगेशन का संबंध है, जो फर्टिगेशन है इसका संबंध किससे है? परागण से, निषेचन से, संकरण से, जल एवं उर्वरक देने से। तो साथियों जो आपका फर्टिगेशन है इसका संबंध किससे है? जल एवं उर्वरक देने से। पानी में पूरी तरह घुलनशील खादों जैसे यूरिया को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर देना ही फर्टिगेशन कहलाता है। इससे पौधों को पोषक तुरंत मिल जाते हैं और खाद की 25 से 30% तक बचत होती है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है। तो आपको बताना है कि जो मुरब्बा बनाने के लिए जो अनुपयुक्त फल है वो कौन सा है? बेल, यहाँ देखिए शायद ये बेल की जगह कुछ बेर होगा। आंवला, संतरा, सेब। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? संतरा। मुरब्बा हमेशा कड़े और गूदेदार फलों जैसे आंवला, सेब, बेल, वो बेल पत्थर है, वो बेल का ही अच्छा बनता है। संतरे में पानी और रस ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मुरब्बा नहीं बल्कि जूस या मार्मलेड बनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 65%, 75%, 45%, 55%। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 65%। जेली में चीनी की सांद्रता को मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर नाम के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जेली के अच्छी तरह जमने के लिए रस का स्वभाव थोड़ा खट्टा, जिसका pH मान कितना चाहिए? 3.2 होना चाहिए।
बंची टॉप एक बीमारी है, आपको बताना है कि जो बंची टॉप है वो किस प्रकार की बीमारी है, मतलब किस पेड़ की बीमारी है, आम की, लीची की, केला की, सेब की। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, केला की। जो बंची टॉप नाम की बीमारी है वो केला में होती है। यह रोग एक खतरनाक वायरस विषाणु से होता है जिसे बनाना एफिड नाम का छोटा कीड़ा फैलाता है। इस बीमारी में केले के पौधे की पत्तियां ऊपर की तरफ छोटी होकर एक गुच्छे बंच जैसी दिखने लगती हैं और इसीलिए इसे बंची टॉप कहते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। नाइट्रोजन, लोहा, जिंक, पोटास। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जिंक। यह रोग मिट्टी में जस्ते जिंक की कमी से होता है जिससे धान की पत्तियां कथई या भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं और इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। आलू है, आलू क्या है? जड़, तना, पुष्प, पत्ती। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए जो आलू क्या है, आलू एक तना होता है। आलू जमीन के अंदर उगता जरूर है लेकिन यह जड़ नहीं बल्कि एक रूपांतरित कंद तना है। धूप के संपर्क में आने से आलू का रंग हरा सोलेनिन के कारण हो जाता है जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। खरीफ की फसल है गेहूं, धान, आलू, चना। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? धान कैसी फसल है? धान खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों को जून जुलाई मानसून की शुरुआत में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जैसे कि मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली भी खरीफ सीजन की ही मुख्य फसलें हैं। मक्का का जन्म स्थान है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। मक्के के पौधे में नर भाग को टैसेल और मादा भाग को बाल सूत को सिल्क कहते हैं। जो मादा भाग होता है, जो बाल सूत है, उसे क्या बोलते हैं? सिल्क कहते हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नीला, सफेद, लाल, पीला। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नीला। यह वही बीज है जो सहकारी समितियों द्वारा आम किसानों को खेतों में बोने के लिए दिया जाता है। सरकारी नियमों के अनुसार इस बीज के थैले पर हमेशा नीले रंग का कार्ड टैग लगा होता है। ऑलरीकल्चर शब्द का संबंध है, जो ऑलरीकल्चर शब्द है इसका संबंध किससे है? सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सब्जी विज्ञान से। सब्जियों की खेती और उनके प्रबंधन के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑलरीकल्चर कहते हैं। भारत का सब्जी उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो साथियों ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जो सब्जियां हैं, सब्जियां भारत मतलब सब्जियों के दृष्टिकोण से भारत दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और दूसरे नंबर में हमारे भारत देश में उत्पादन होता है सब्जियों का। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है मीथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्लूकोज। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आपका एथिलीन। जो एथिलीन नाम का एक रसायन होता है उसे फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। एथिलीन एक प्राकृतिक गैस है जो पौधों में हार्मोन का काम करती है और फलों को मीठा व मुलायम बनाती है। बाजारों में फलों को सुरक्षित रूप से पकाने के लिए तरल इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जो तरल इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फलों को पकाने के लिए। पैपेन का स्रोत है, पैपेन का स्रोत क्या है? आम, बेल, पपीता, केला। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका पपीता। पपीते के कच्चे फल पर चीरा लगाने से जो दूधिया रस निकलता है उसे सुखाकर पैपेन पाउडर बनता है। पैपेन का उपयोग पेट की बीमारियों की दवाइयां बनाने और मीट मांस को गलाने में होता है। किसका प्रयोग? पैपेन का। और ये पैपेन किससे प्राप्त होता है? पपीता से। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? जो लीची फल होती है हम उसके कौन से भाग को खाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरिल, अंत फल भित्ति। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है मांसल एरिल।
लीची के बीज के ऊपर जो सफेद रसीला और मीठा आवरण होता है उसे वनस्पति विज्ञान में एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। लीची का नया पौधा तैयार करने के लिए हवा हवाई दाव एयर लेयरिंग बूटी विधि सबसे प्रसिद्ध है। तो साथियों पूछा जा सकता है कि जो हवाई दाव है या एयर लेयरिंग है, जो बूटी है, वो किससे संबंधित है? वो लीची के नए पौधा तैयार करने से संबंधित है। केंद्रिक बीज की संतति है आधारीय बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आपका बी, प्रजनक बीज। केंद्रक बीज से जो अगली पीढ़ी का बीज तैयार होता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। प्रजनक बीज के थैलों पर हमेशा सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रजनक बीज है उनके जो थैले होते हैं उन पे कैसे रंग का टैग होता है? सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। इसे अंग्रेजी में CIMAP कहा जाता है, जहां तुलसी, मेथा, पुदीना और एलोवेरा जैसे पौधों पर रिसर्च होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर और बागों का शहर भी कहा जाता है। ये तो आपको पता है कि जो लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर और बागों का शहर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है जामुन, केला, माल्टा, बेल। देखिए बेल एक प्रकार का फल होता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? माल्टा या फिर जो संतरा है, ये जो मार्मलेड बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। मार्मलेड एक विशेष प्रकार की जेली है जिसमें खट्टे फलों के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े भी शामिल किए जाते हैं। यह केवल नींबू वर्गीय फलों जैसे कि सिट्रस में मिलता है, जैसे माल्टा, संतरा या चकोतरा से ही बनाया जा सकता है। तो ये जो फलों के नाम है माल्टा, संतरा, जिसे चकोतरा भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 22, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है मैसूर में। इसे CFTRI कहते हैं, जो कर्नाटक के मैसूर शहर में है। यह भोजन को सड़ने से बचाने और डिब्बाबंदी की तकनीक विकसित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में देश की खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए की गई। हो सकता है कि जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका मैसूर में स्थित है। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा, पैक्टिन, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या आपका? शर्करा। जब जेली में चीनी की मात्रा 65% तक पहुंच जाती है तो यह जीवाणुओं का पानी सोखकर उन्हें नष्ट कर देती है। इसलिए जेली में अलग से कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं होती, चीनी ही परिरक्षक का काम करती है। तो जो क्या है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, शर्करा। केसर प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? कलिका से, पत्ती से, पुष्प वर्तिकाग्र से, बाह्य दलपुंज से। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी, पुष्प वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। केसर के फूल के बीच में जो लाल नारंगी रंग के धागे जैसे वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा होते हैं, उन्हें चुनकर सुखाया जाता है और वही क्या होता है आपका? केसर बनता है। भारत में केसर की व्यावसायिक खेती केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही संभव है। पूछ सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केसर की खेती होती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का, जई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। जो ये जीन है ये आनुवांशिकी के जीन से अलग है। ये जीन क्या है? एक प्रोटीन है। तो ये किसमें पाया जाता है? ये आपका मक्का में पाया जाता है। मक्के के दानों में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है? जीन है, जो कुल दाने का लगभग 10% होता है। मक्के के प्रोटीन में लाइसिन नामक जरूरी अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मक्के का जो प्रोटीन होता है उसमें किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? लाइसिन की। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की, मतलब जिससे दो काम दिए जाते हैं, दो काम के उद्देश्य की है? गीर, जर्सी,
सिंधी थारपारकर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी थारपारकर। क्या? थारपारकर। अब देखिए दुकाजी का मतलब है ऐसी नस्ल जिसके बैल खेती के काम आए और गाय अच्छा दूध दें। थारपारकर नस्ल का रंग सफेद होता है और यह अत्यधिक गर्मी व सूखा सहन कर सकती है। कौन सी? ये थारपारकर। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। 9, 12, 15, 22। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या? 15। भारत के योजना आयोग ने देश की मौसम, मिट्टी, पानी की उपलब्धता के आधार पर इसे कुल 15 हिस्सों में बांटा है। इसका मुख्य उद्देश्य हर इलाके के मौसम के हिसाब से सही फसल की सिफारिश करना था। ये कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कीटाणुओं को मारने की क्षमता नहीं होती, इसलिए यह परिरक्षक नहीं है। डिब्बाबंद जूस और चटनी को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा किस केमिकल का प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि का यांत्रिकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, जंगल काटना। अब देखिए साथियों आप सभी जानते हैं कि जो जंगल काटना है इससे हमारी कौन सी कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी? जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? वर्ष 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आपका बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इस खाद को मिट्टी में डालने से मिट्टी का स्वभाव अम्लीय क्षारीय नहीं बदलता, इसलिए इसे उदासीन खाद कहते हैं। जो आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसे किसान खाद भी कहते हैं और इसे उदासीन खाद भी कहते हैं। यह खाद पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम भी देती है जिससे पौधे मजबूत होते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर, 10 लाख लीटर। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर खेत में 1 सेंटीमीटर गहरा पानी भरने पर वह 1 लाख लीटर के बराबर होता है। यह सिंचाई के पानी को मापने की एक मानक वैज्ञानिक इकाई है। साथियों प्रश्न नंबर 32 काफी महत्वपूर्ण है। केला का कायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, शक्कर द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 32 का जो सही उत्तर है वो है क्या? डी शक्कर द्वारा। केले के मुख्य तने के पास नीचे से जो नए छोटे पौधे निकलते हैं क्या बोलते हैं? उनको शकर्स कहते हैं। रोपाई के लिए हमेशा संकरी और पैनी पत्तियों वाले तलवार नुमा शकर्स का चुनाव करना चाहिए। तो जो ये शकर्स हैं, शकर्स के द्वारा क्या होता है? केले का कायिक प्रवर्धन मतलब उसकी खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? यूरिया। यूरिया हवा में मौजूद नमी पानी की भाप को बहुत जल्दी सोख लेता है जिससे यह चिपचिपा हो जाता है। ठोस नाइट्रोजन खादों में यूरिया सबसे सस्ता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 46% नाइट्रोजन होता है। तो साथियों को ध्यान रखना कि जो यूरिया है, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वो 46% होती है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रारंभिक अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, परिपक्व अवस्था। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी फूल आने से पूर्व की अवस्था। अब देखते हैं क्यों। जब हरी खाद की फसल जैसे सनई या ढैंचा में फूल आने वाले हों तभी उसे हल चलाकर मिट्टी में दबा देना चाहिए। इस समय पौधे बहुत कोमल होते हैं और मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें जल्दी सड़ाकर खाद बना देते हैं। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है चीनोमीटर द्वारा, फोटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, टेंडोमीटर द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका
रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा इस छोटे से यंत्र पर रस की एक बूंद रखकर रोशनी की मदद से तुरंत चीनी का प्रतिशत डिग्री ब्रिक्स जान लिया जाता है। गन्ने की फसल कटाई के लिए पूरी पकी है या नहीं, यह जांचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रिफ्रैक्टोमीटर का। जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है। जो जेली बनाने में हम पैक्टिन का यूज करते हैं, इस पैक्टिन का क्या काम होता है? फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को रंगीन करना। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है क्या है? जो पैक्टिन का काम होता है वो होता है फलों के रस का थक्का बनाना। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। पैक्टिन फलों के रस को आपस में बांधकर उसे एक ठोस कांपते हुए जेली के रूप में जमा देता है। ये जो जमाने का काम करता है, क्या करता है? पैक्टिन। पैक्टिन की सबसे अच्छी मात्रा अमरूद और खट्टे सेब में पाई जाती है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि जो पैक्टिन की सबसे अच्छी मात्रा अमरूद और खट्टे सेब में पाई जाती है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? एंथोसाइलिन, साइनाइड, जेंथोफिल, लाइकोपिन। तो साथियों बताइए कि जो टमाटर का रंग है वो किसके कारण लाल होता है? टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी, लाइकोपिन। टमाटर का गाढ़ा लाल रंग लाइकोपिन नामक के प्राकृतिक रंग पिगमेंट के कारण होता है। जब सर्दियों का तापमान अनुकूल होता है तब टमाटर में लाइकोपिन सबसे अच्छा होता है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, मतलब नींबू का फल प्रचुर स्रोत है किस अम्ल का? टार्ट्रिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सिट्रिक अम्ल का। सभी खट्टे रसीले फलों में मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। नींबू प्रजाति के फल विटामिन सी के सबसे बड़े और सस्ते प्राकृतिक स्रोत हैं। देखिए, जो विटामिन सी के जो सबसे सस्ते और सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? जितने भी नींबू प्रजाति के फल हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? जो ये एगमार्क की प्रयोगशाला है कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका नागपुर। एगमार्क शुद्ध और असली कृषि उत्पादों जैसे घी, शहद, मसाले पर लगाया जाने वाली सरकारी मार्क है। कौन सा? एगमार्क। ये सिर्फ और जो कृषि उत्पाद है उन पर लगाया जाता है एगमार्क। इसकी मुख्य और केंद्रीय जांच प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। अरहर की संकर किस्म है बहार, ICPL 87, UPAS 120, ICPH 8। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ICPH 8। ICPH 8 दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड संकर अरहर की किस्म है, जिसे वर्ष 1991 में वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। अरहर की दाल को तुअर भी कहते हैं, जो शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य जरिया है। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होती है, इसलिए इसे सोया स्टेट कहते हैं। सोयाबीन एक अनोखी फसल है जिसमें 40% प्रोटीन और 20% तेल एक साथ पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी दाल है जिसमें 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 20:1, 5:1, 10:1, 15:1। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 10:1। उपजाऊ और अच्छी दोमट मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात हमेशा 10 भाग कार्बन पर 1 भाग नाइट्रोजन होता है। यह अनुपात मिट्टी में खाद के सड़ने और पौधों को ताकत मिलने की रफ्तार तय करता है। विशिष्ट मृदा में कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना, मृदा कणाकार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मृदा कणाकार। मिट्टी में बालू, रेत, सिल्ट और क्ले बारीक मिट्टी के आपसी प्रतिशत को मृदा कणाकार कहते हैं। यह मिट्टी का एक स्थायी गुण है जिसे किसान अपनी मर्जी से या जुताई करके बदल नहीं सकता। अब देखिए, जो मृदा कणाकार है इसे बदला नहीं जा सकता। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है नाशपाती की, केला की, आम की, सेब की। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जो अल्फांसो है, अल्फांसो किसकी किस्म है? एक आम की। अल्फांसो जिसे हापुस भी कहते हैं, आम अपनी शानदार खुशबू और बेहतरीन स्वाद के कारण विदेशों में सबसे ज्यादा बेचा जाता है। इस किस्म में स्पंजी उत्तक नाम की एक अंदरूनी बीमारी बहुत ज्यादा लगती है। तो पूछ सकता है कि जो स्पंजी उत्तक है ये किस की बीमारी है? ये जो आम की एक विशेष किस्म होती है, कौन सी? अल्फांसो, उसकी एक बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? षष्ठभुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि, पूरक विधि। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? कंटूर विधि। पहाड़ी ढलानों पर पानी और मिट्टी को बहने से रोकने के लिए ढलान के विपरीत सीढ़ीदार रेखाओं में बाग लगाना कंटूर विधि कहलाता है। मैदानी बागों में बाग लगाने की सबसे सरल और आम विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि है। जो देखिए मैदानी क्षेत्र में जो बाग लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्गाकार विधि। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की विधि है उसे क्या बोलते हैं? हम कंटूर विधि। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है साइट्रिक एसिड, फल का गुदा, नमक, पैक्टिन। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका पैक्टिन। बिना पैक्टिन के जेली कभी भी ठोस रूप में नहीं जम सकती, वह सिर्फ एक मीठा शरबत बनकर रह जाएगी। पैक्टिन की सही जांच के लिए घरेलू स्तर पर अल्कोहल या स्पिरिट टेस्ट किया जाता है। पूछा जा सकता है कि जो पैक्टिन है इसकी जांच के लिए घरेलू स्तर पर क्या किया जाता है? अल्कोहल या स्पिरिट टेस्ट किया जाता है। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली, दशहरी। पहली बात तो ये समझ देखो, जो अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली, दशहरी ये सभी किसकी किस्म है? आम की। यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सी बहुभ्रूणीय है, तो सही उत्तर है आपका चंद्रकली। बहुभ्रूणीय बीज वे होते हैं जिनकी एक ही गुठली से 3 से 4 पौधे एक साथ निकलते हैं। चंद्रकली और ओलोर जैसी, कौन सी? एक तो चंद्रकली हो गई, दूसरी कौन सी की? ओलोर जैसी किस्में मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी और तटीय इलाकों में उगाई जाती हैं। ये भी पूछ सकता है कि जो चंद्रकली है जो बहुभ्रूणीय होता है कहाँ पर उगाया जाता है? दक्षिणी और तटीय इलाकों में। गार्डियन रेक का उपयोग किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कृंतन हेतु, पौध प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, काट झांट हेतु। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये खरपतवार को एकत्र करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। यह लोहे के दांतों वाली एक लंबी कंघी जैसा औजार होता है जिससे लॉन या क्यारियों की सूखी पत्तियां और उखड़ा हुआ कबाड़ खींचा जाता है। टहनियों की बारीक काट झांट करने वाले कतरन औजार को सिकेटियर कहते हैं। क्या? सिकेटियर। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? जाफराबादी, मुर्रा, महसाना, भदावरी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? डी, भदावरी। भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा लगभग 12 से 14% फैट वसा होता है जिससे बहुत अधिक घी निकलता है। इस भैंस की त्वचा का रंग बिल्कुल तांबे कॉपर जैसा लाल भूरा होता है। तो ये भी पूछ सकता है साथियों कि जो आपकी ये भदावरी भैंस है इसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा लाल भूरा होता है। गुल्ली डंडा जिसे फैलेरिस माइनर भी कहते हैं किस फसल का एक प्रमुख खरपतवार है? मटर, बाजरा, मक्का, गेहूं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी, गेहूं। इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि वो कौन सा खरपतवार है जिसे गेहूं का मामा कहते हैं? तो क्या होगा वो? गुल्ली डंडा या फैलेरिस माइनर। क्योंकि इसके छोटे पौधे दिखने में हूबहू गेहूं जैसे ही लगते हैं जिससे पहचानना मुश्किल होता है। इसके दानों का वजन गेहूं के मुकाबले बहुत हल्का होता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो में 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी अभी तक यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी में जितने भी कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हमने विश्लेषण किया। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें और सभी साथी हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।